Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium. Friends, today we are going to discuss about a lesson from the book Honeydew. The name of the lesson is Glimpse of the Past. ग्लिम्पिस ऑफ द पास्ट लेसन के अंदर हमको यहाँ पे हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन विद द पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी हुई है. व्हाट इज़ देयर? लेट्स सी विद द प्रॉपर पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन. हियर आर सम पिक्चर्स here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पे 1757 से 1857 तक के हमारे जो इतिहास के कुछ इंसिडेंट थे उनके बारे में पिक्चर्स दिए हुए हैं. दिस पिक्चर्स एंड speech bubbles will help to clarify your understanding of the condition that lead to the event known as the First World War of Independence in 1857. ये पिक्चर्स को और जो उसके अंदर जो बातचीत चल रही है, जो कन्वर्जेशन चल रहा है, वो आपको उस टाइम की जो कंडीशन थी वो क्लियर करके देके जाएगा. जो 1857 का जो फर्स्ट जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था, बराबर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको स्वतंत्रता का फर्स्ट वॉर कहा गया था, वो क्यों हुआ था, किस रीज़न की वजह से हुआ था, उसके बारे में जो है वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी. फर्स्ट जो है उस यहाँ पे पिक्चर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. द टाइटल ऑफ दिस पिक्चर मीन्स द मार्टियर्स. मार्टियर्स मतलब जो शहीद हो जाते हैं, बराबर, देश के लिए अपनी जो जान दे देते हैं, उनके लिए ये मार्टियर्स वर्ड यूज़ किया जाता है. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, मीन्स दिल्ली के एक फंक्शन के अंदर का ये पिक्चर आपको देख सकते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर, बराबर. Here, what is there? Oh, my countrymen, let your eyes fill with the tears as you recall the sacrifice of India's martyr. लता मंगेशकर, ठीक है, is singing in this picture. ए मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. In this picture, one lady whose name is Lata Mangeshkar is singing in front of the thousand or millions of people in the crowd. You can see the picture of the various martyrs. ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह एंड लोकमान्य तिलक, बहादुर शाह जफर, Jawaharlal Nehru. All the leaders are showing in this picture only. You can see this picture. Regarding this picture is considered as the picture of martyr because all are the martyrs who fought for the their motherland, their country, their भारत माता, ठीक है, और उनके लिए उनकी जो है अपनी जान की कुर्बानी दी थी, इसलिए ये टाइटल को द मार्टियर्स नाम दिया हुआ है. सेकंड नंबर पे देखते हैं व्हाट इज़ देयर. द कंपनीज, 1 मिनट, लेट मी सेट द पेज. ओके, द कंपनीज कॉन्क्विस्ट, कंपनी के अंदर जो तकरार हुए थे, ठीक है. व्हाट इज देयर इन दिस इंफॉर्मेशन? यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके, रीड दिस वन. विथ द सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो सुपीरियर वेपन थे, सुपीरियर वेपन का मतलब क्या होता है, जो उनके पास जो उस टाइम पे वेपन मतलब क्या होता है, शस्त्र, अपने जो श्रेष्ठ शस्त्र थे उनके बल के ऊपर 18th सेंचुरी के अंदर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर क्या कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी. एक्सपेंडिंग इट्स पावर मतलब अपना जो विस्तार है वो बढ़ा रही थी. इंडिया 1765, ये मैप जो है वो इंडिया का 1765 का मैप है. और यहाँ पे इंडियन प्रिंस और ब्रिटिश टेरिटरी, ये
इंडिया के येलो कलर के अंदर जो आप देख रहे हो वो भारत के देसी राजा उनके एरिया है, और पिंक कलर के अंदर आप देख सकते हो वो क्या है, ब्रिटिश टेरिटरी है। ब्रिटिश टेरिटरी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो आते थे वो एरिया है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ रीड दिस वन। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारत के जो देसी राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि उनको ज़्यादा कुछ दूर की वो नहीं सोचते थे। नेक्स्ट रीड दैट दिस वन। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक नया और उद्दंडी राजा, दो द अपस्टार्ट मतलब उद्दंडी, जो एकदम ज़्यादा दूर की नहीं सोचता है, जो इंग्लिश व्यापारियों को बुलाओ, और वो कहता है कि हमें उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। बराबर। तो एक राजा जो है वो नया और एकदम उद्दंडी राजा था, जो अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। ऐसा दिस सेंटेंस इज स्पोकन बाय दिस पर्सन इन दिस पिक्चर यू कैन सी। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच अ कॉन्टेस्ट फाइट। ऐसी जो कॉन्टेस्ट मतलब लगातार जो लड़ाइयाँ होती रहती थी उस टाइम पे देश के अंदर जरा भी शांति का माहौल नहीं था। ठीक है, व्हाट इज़ देयर अहेड, लेट्स सी। Read this one. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. देसी जो राजा थे, देसी राजाओं और उनकी आपस के अंदर जो शत्रुता थी, अंदरों अंदर जो उनकी दुश्मनावट थी, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की, ये अंदर अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प मिली, और एक एक करके आसानी से भारत के राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, हरा दिया। नाउ रीड दिस वन। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैसूर का एक वीर राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। वी नो वेरी वेल इन द हिस्ट्री टीपू सुल्तान। वो एक दूरदर्शी शासक था। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर तक वो सोच सकता था, जिसको पता था कि अंग्रेज लोग जो है वो एक्चुअल उनका इंटेंस क्या है। वो मरते दम तक अंग्रेज़ों के सामने लड़ा था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। ओके, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट वन। Read this one. Thank God there is space in the country now. No more war and no looting by thugs. यहाँ पे एक पर्सन है, वो यहाँ पे सेंटेंस बोलता है कि थैंक गॉड, हे भगवान का शुक्र है कि देश में अब शांति है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ और एक दूसरे को लूटपाट अब नहीं होने वाली है। द सेकेंड पर्सन विल से इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। दूसरा इंसान क्या कहता है, भगवान ने ही अंग्रेज़ों को यहाँ पे भेजा है। द थर्ड पर्सन इज स्पीकिंग हियर, अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारा जो भाग्य है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा है। हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। ये अलग अलग जो लोग थे, भारत के अलग अलग लोग थे, वो इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस विजय के ऊपर जो वो लोग जो जीते थे उसके ऊपर उन लोगों की क्या क्या रिएक्शन थे। किसी के नेगेटिव थे तो किसी के पॉजिटिव थे। एक ये पर्सन जो है वो बोल रहा है कि भगवान का शुक्र है कि अब देश में शांति, अब लड़ाइयाँ नहीं होगी। दूसरा एक पर्सन कहता है कि भगवान ने ही अंग्रेज़ों को यहाँ भेजा है। तो एक पर्सन ये कह रहा है कि हमारा जो भाग्य है वही अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ है।
द वाइट मैन हैज़ किल अवर डिटर्नोड अवर किंग्स। वाइट मैन मतलब अंग्रेजों ने ही हमारे राजाओं को मारा है और उनको राजगादी पे से नीचे उतार दिया है। तो और एक पर्सन यहाँ पे बोलता है दिस पीपल आर फ्रॉम द इंडिया हु आर डिस्कसिंग अबाउट देयर ओपिनियन विथ वेरियस काइंड ऑफ ओपिनियंस। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो थे तो इसी देश के। तो ये पर्सन कहता है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। अब हम फॉरेनर्स के क्या बन गए हैं? स्लेव मतलब गुलाम बन चुके हैं हम। जो फॉरेनर्स है उनके अब हमें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3 ब्रिटिश रूल। 1 मिनट। British rule 1765 to 1836. What is there? Read this one. Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. धार्मिक जो नेता है वो लोग छुआछूत या बाल विवाह जैसी प्रथाओं का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। जो रिलीजियस लीडर थे देवर क्या कर रहे थे? वो प्रचार कर रहे थे। कौन कौन सी चीज़ों का प्रचार कर रहे थे? अनटचेबिलिटी मतलब छूत अछूत का उस टाइम पे जो प्रथा चलती थी। और चाइल्ड मैरिज मतलब जो बच्चों का छोटी उम्र में ही जो विवाह करवा दिया जाता था उसके बारे में। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस दिस रिलीजियन। यहाँ पे एक रिलीजियस लीडर है वो दूसरों को बता रहा है, क्या बता रहा है? कि कोई भी जो समुद्र के पार जाता है क्या वो अपना धर्म खो देता है? बराबर। वो उनको बता रहा है कि जो भी ये हमारा देश छोड़कर जाता है उसको धर्म की किसी भी तरीके की चिंता नहीं रहती है। नेक्स्ट पिक्चर वन रिलीजियस प्रीचर इज टेलिंग समथिंग। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द वुमन। क्या बोलता है? संसार के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी दुख है वो सारे दुख किसकी वजह से है? महिलाओं की वजह से है, औरतों की वजह से है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मैन इज़ प्रिटेंडिंग टू द अदर पीपल कि भाई ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वुमन, औरतों की वजह से हो रहे हैं। इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, read this one. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. लेकिन सच बात तो ये थी कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और अंग्रेज लोग जो थे वो उनसे नफरत करते थे। Here you can see the picture of one Britishers. What he was telling? The native are unworthy of trust, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ की जो रहने वाले हैं, मूल निवासी है, न तो वो विश्वास के योग्य है ना तो वो ईमानदार है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। बराबर। ये एक यू कैन सी दिस इज़ वन ऑफ द किंग एट द कंटेम्पररी टाइम पीरियड। उस टाइम का कोई राजा होगा वो कहता है कि आपकी बात सही है लेकिन मैं तो क्या हूँ? ईमानदार हूँ। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। इन नेक्स्ट पिक्चर रीड दिस वन। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोकस्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। यहाँ पे व्यापारी होने के नाते अंग्रेज जो लोग थे वो क्या चाहते थे? तुरंत लाभ लेना चाहते थे। उनके पास बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे। बराबर। टैक्सेस मतलब क्या होता है? कर जो हमारे ऊपर डालते थे वो। तो वो उनके कारण जो किसान लोग जो थे, फार्मर मतलब किसान लोग, उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए वो क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे। अबैंडन मतलब मजबूर हो जाना। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। लेकिन तुम्हारे आदमी ने मेरी सारी फसल ले रखी है। यहाँ पे जो एक पर्सन है, फार्मर है, वो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक
आई विल सेंड यू टू जेल। तुम्हारे जवाबदारी थी, अभी भी तुम्हारी जवाबदारी क्या है, टैक्स देने की है, बकाया तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर तुम नेक्स्ट वीक तक मतलब अगले सप्ताह तक तुम टैक्स नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूँगा, जेल में भेज दूँगा। यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर एक फार्मर को धमकी दे रहा है जेल भेजने की, बराबर है। उस टाइम की कंडीशन फार्मर की क्या थी वहाँ पे हमको पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। रीड दिस वन। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। फिर भी अंग्रेजों ने दूसरे साधन ढूंढ के निकाल के रखे थे, दूसरी मेथड ढूंढ के निकाल के रखी थी जिसके थ्रू उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, प्रॉफिट होता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस वे में हो। वो लोग तो यहाँ से क्या कमाने आए थे, प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, यू कैन सी द गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्पीकिंग समथिंग। व्हाट ही वाज स्पीकिंग, the goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India। इंग्लैंड के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी सामान जो है उसको प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है, और उसको इंडिया में लाने के लिए आयात के ऊपर मतलब कि यहाँ पे अगर लाने के लिए जो टैक्स है वो लगना नहीं चाहिए। गुड आइडिया। वो क्या बोलते हैं, एक दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होगा, वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे, ठीक है, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून होता है, तो वो भारत के जो इंडस्ट्री थी, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर उनको मतलब एकदम कह सकते हो कि बिगन टू क्रिपल मतलब हम कह सकते हैं कि जो लंगड़ा होता है उसके लिए क्रिपल वर्ड यूज़ होता है, मतलब उसको पैरों से तोड़ देने की, उनकी कमर तोड़ देने की। इंडिया के जो लोकल आर्टिस्ट थे, लोकल कारीगर थे, उनको उनकी जो माल सामान है वो मार्केट के अंदर बिकेगा ही नहीं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनको किस तरीके से काम मिलेगा। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करने लगेंगे और फिर वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। ये थिंकिंग के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहती थी ऑन द कॉस्ट ऑफ द इंडिया के कॉस्ट के ऊपर। रीड दिस वन। इनवाइटेबिलिटी फेमिनिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836, 5 lakh Indians died of starvation। अकाल, इन्वेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाल मतलब समझते हो, कई टाइम तक जब बारिश नहीं गिरती है तो वो सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इन्वेंटेबली, ठीक है। तो ये जो है अकाल आने का जो एक स्वाभाविक रीज़न था, ठीक है, कि अकाल आने वाला था। 1822 से 1836 तक जो थे उनके बीच के जो 15 साल थे वो भारत के लोग भूखमरी का शिकार बने थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज र्यून टू एक्सपोर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, उन्होंने जो निपुण कारीगर थे, बराबर, और उनके व्यापार को क्या कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। मतलब वो बेरोजगार बन चुके थे, उनके पास अब किसी भी तरीके का कोई भी काम रहा नहीं था, वो एकदम से कम्प्लीटली बेरोजगार हो चुके थे। नेक्स्ट पेज के ऊपर है इंफॉर्मेशन अबाउट राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 1833 तक के टाइम पीरियड के अंदर हुए थे। उनके बारे में कुछ यहाँ पे पिक्चर के साथ दिया। राजा राम मोहन राय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बराबर, समाज सुधारक जिसको कहा जाता है वो थे। राजा राम मोहन राय a learned man from Bengal understood what was wrong with the country। राजा राम मोहन राय जो बंगाल के एक विद्वान
थे उनको समझ में आ गया है कि देश को क्या हानि पहुंच रही है, देश में क्या नुकसान हो रहा है। लेट अस रीड दिस वन। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable of the greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन राय जो है वॉज डिस्कसिंग विथ वन पर्सन, वो यहाँ पे डिस्कस करते हुए कह रहे हैं कि हमें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और एक महान संस्कृति है। हम और ज़्यादा मतलब अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हम क्षमता रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास को हमारे विनाश का कारण है, उसे सबसे पहले हमारा जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, उसे हमें रोक देना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राम मोहन राय अपनी पत्नी को उमा को, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उमा, उनको कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये देखिए। काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचीज हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट आवर एसेंस ऑफ एवरी रिलीजियन इज द सेम। जो गाय होती है वो अलग अलग कलर की होती है, लेकिन उनका जो दूध होता है वो तो एक ही रंग जैसा होता है, एक ही रंग का होता है। मतलब कि जो अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, अलग अलग जो शिक्षक होते हैं, वो उनका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन सब लोगों का धर्म का मतलब कि जो रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म का जो सार होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। वो अपनी वाइफ को ये बात बता रहे हैं। He was arrested by साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन राय जो थे वो साइंस मतलब के विज्ञान और मॉडर्न नॉलेज मतलब आधुनिक जो ज्ञान था उससे वो क्या थे, आकर्षित हुए थे। अट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो उनका क्या कहना था, राजा राम मोहन राय की थिंकिंग है यहाँ पे, राजा राम मोहन राय की सोच है कि नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिक और विज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। राजा राम मोहन राय की ये थिंकिंग थी। यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र शुरू किए थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो क्या थे, सस्पेशियस मतलब उनके ऊपर शक करते थे, उसकी वजह से 1823 में उसको बंद कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट हुआ न्यूज़पेपर जो था उसको क्लोज कर दिया गया था। कौन से ईयर में, 1823 के अंदर। Read this one. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. वो राजा राम मोहन राय जो थे वो ये देखने के लिए इंग्लैंड गए थे कि किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को इतना शक्तिशाली बनाया है। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को कौन सी वजह से वो इतने स्ट्रांग है, और वो उन्होंने बोला था, वो ही इज़ स्पीकिंग दिस सेंटेंस, we accept you as rulers and you must accept us as subject, but you must remember the responsibility a ruler owns to his subject। बराबर यहाँ पे राजा राम मोहन राय का ये सेंटेंस है, वो बता रहे हैं कि हमने तुमको जो रूलर मतलब जो तुम शासक हो वो हमने स्वीकार कर लिया है, और तुम जो हो वो हमें प्रजा स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें हमें सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के तौर पर हमें स्वीकार करना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक जो रूलर होता है, जो शासक होता है, वो अपनी प्रजा के फ़ायदे के लिए काम करता है। बराबर, वो
प्रजा को नुकसान या प्रजा का फ़ायदा उठाकर काम नहीं करता, वो प्रजा के फ़ायदे के लिए काम करता है। दिस सेंटेंस वॉज स्पोकन बाय राजा राम मोहन राय, जो अपने अपने जो सेंटेंस है वो अपने जो ही वॉज द सोशल वर्कर, तो वो अपने सेंटेंस जो है वो यहाँ पे बोल रहे थे उस पिक्चर के अंदर। नंबर 5 पे है, लेट मी सेट द पेज। ऑपरेशन 1765 से 1835 के बीच के अंदर जो ऑपरेशंस हुए हैं उनके कुछ पिक्चर के साथ दिए हुए हैं। रीड दिस वन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस इन 1818 they had passed the regulation 3 under it an Indian could be jailed without trial in a court। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारत के जो ऊपर जुल्म करना था वो कंटिन्यू ही रखा था। 1818 के अंदर उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला जो भारत के लोगों को के ऊपर बिना मुकदमा चलवाए उनको कहाँ भेज देना था, जेल के अंदर भेज देना था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन द प्राइवेट बिजनेस। उस टाइम पे सारे समय के जितने भी भारत के अंग्रेज अफसर थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी, बहुत ज़्यादा उनको सैलरी दी जाती थी, और वो अपने पर्सनल बिजनेस से भी बहुत सारा पैसा कमाते थे। खुद तो बिज़नेस करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे और वो बिज़नेस करके भी पैसा कमाते थे। बाय 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सप्लोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। बराबर, यहाँ पे बिजनेस का एक पिक्चर दिया है, उसके अंदर बता रहे हैं कि 1829 में ब्रिटेन ने भारत को 7 करोड़ का माल क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। कितना माल किया था एक्सपोर्ट? 7 करोड़। 1829 की बात है। 1829 में 7 करोड़ का जो गुड था, माल सामान था, वो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया गया था और वहाँ से उनका प्रॉफिट यहाँ से निकल के जाता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बराबर है। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इंग्लैंड वापस जाकर ये रिपोर्ट दिया। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज जो थे वो प्रॉस्पेर्ड मतलब समृद्ध हो गए, जबकि भारत के जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या रही थी, टूट रही थी, मर रही थी। द बॉन्स ऑफ कॉटन वेव आर ब्लेजिंग टू द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कपड़ा बुनकरों मतलब कि जितने भी वीवर्स थे, जो कपड़े के कारीगर थे, उनकी जो हड्डियाँ जो थी वो भारत के मैदानों में क्या कर रही थी, मैदानों को श्वेत कर रही थी। मतलब कि बहुत ही ख़राब और दयनीय कंडीशन हो चुकी थी भारत के व्यापारियों की, भारत के कारीगरों की। उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो बिज़नेस है उसको स्प्रेड कर रही थी, बिज़नेस को फैला रही थी, और उस वजह से उनको ज़रा सा भी काम नहीं मिल रहा था, और काम न मिलने की वजह से उनकी कंडीशन दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रही थी। और उनके परिवार, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द पीपल ऑफ देयर फैमिली वर डाइंग विद द हंगर। भूख से वो लोग मर रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो चुकी थी। तो ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज टाइम पीरियड विच काइंड ऑफ द सिचुएशंस वर देयर ऑफ द इंडियन पीपल was describing with the beautiful different and coloring pictures in this video. Till here the explanation we stopped। हम यहाँ तक explanation stop करते हैं। in our next video जो further बाकी lesson का जो explanation है that I will send to you, that from that you can understand what is there in this picture and what the picture wants to say to us। okay,
In our next video, we will discuss about the remaining part of this lesson. Bye.